इस ईयर के स्टार्टिंग से हम चाइना के प्रॉपर्टी क्राइसिस के बारे में बहुत सारी न्यूज़ सुन रहे हैं एंड चाइना इस प्रॉपर्टी क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए काफ़ी सारे मेजर्स भी ले रहा है। लेकिन इन सारी न्यूज़ के बीच बहुत सारे इंडियंस के मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट भी एक बबल है जो एक दिन चाइना की तरह बर्स्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इंडिया की रियल एस्टेट को समझने का ट्राई करते हैं। इंडिया में घर खरीदना सिर्फ और सिर्फ एक फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, उसी के साथ इसकी इमोशनल सिग्निफिकेंस भी है एंड इसीलिए हर घर की एक सेंटिमेंटल वैल्यू भी है। लेकिन क्या इंडिया की जो रियल एस्टेट मार्केट है उसको ड्राइव सिर्फ और सिर्फ ये सेंटिमेंटल वैल्यू कर रही है या फिर इसके पीछे कुछ और फैक्टर्स भी हैं? आइए जानते हैं। हम सब ने अपने बचपन से देखा है कि हमारे पेरेंट्स के लिए खुद का घर खरीदना एक सपने जैसा होता था। फिर आया 1990s का लिबरलाइजेशन का दौर, जिसके बाद जो रियल एस्टेट मार्केट है वो तेजी से बढ़ने लगा एंड इसके पीछे का रीजन था प्राइवेट हाउसिंग मार्केट। और अगर हम 2024 की बात करें तो ये जो घर है ये सिर्फ और सिर्फ एक नीड नहीं, आज एक लग्जरी तक पहुंच गया है। एंड बेसिकली इंडिया का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो आपने देखा होगा या तो हर तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है और जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं वो आसमान छू रहे हैं एंड ये कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि हमारी मुंबई ने रियल एस्टेट के मामले में दुबई को भी पीछे छोड़ दिया है। 2023 में इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट लगभग $265 बिलियन का था, जो 2030 तक $1 ट्रिलियन और 2047 तक $5.8 ट्रिलियन पहुंच सकता है। और अगर हम इंडिया के टॉप 8 रेसिडेंशियल मार्केट की बात करें तो इन्होंने पिछले साल 4.1 लाख से ज़्यादा घरों को बेचा, जो पिछले साल से 33% ज़्यादा था। बट इस सर्च की वजह क्या है? इसमें कुछ फैक्टर्स शामिल हैं, जिसमें सबसे पहला है मिडिल क्लास इनकम ग्रुप का बढ़ना। इंडिया का मिडिल क्लास बढ़ रहा है और उसी के साथ इनकी इनकम बढ़ रही है जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रही है। इवन लग्जरी रियल एस्टेट का कॉन्सेप्ट भी इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर गुरुग्राम में 6 करोड़ के फ्लैट्स लॉन्च होते ही बिक गए थे। नाउ यू माइट से कि ये अल्ट्रा रिच लोग खरीद रहे होंगे, लेकिन लेट मी शेयर सम नंबर्स विद यू। सो इंडिया का एफ्लुएंट डेमोग्राफिक बदल रहा है एंड 2027 तक इंडिया में मिलेनियर्स की संख्या 58.4% तक बढ़ जाएगी। उसी के साथ अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की संख्या अगले 3 साल में 19,000 तक बढ़ जाएगी। सो ऑब्वियस सी बात है, इससे जो लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन है वो देखने मिलेगा एंड साथ ही जो लग्जरी रियल एस्टेट है उसमें भी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। सिर्फ हाउसिंग ही नहीं, ऑफिस स्पेसेस, कोवर्किंग स्पेसेस, मॉल्स, इन सब की डिमांड भी बढ़ रही है। दूसरा फैक्टर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एनआरआईज। 2023 के पहले 6 महीने में $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई, जिसमें से आधी जो है वो रियल एस्टेट मार्केट में की गई थी। एंड Q2 2024 में $2.77 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई थी, जो H1 2024 में $3.9 बिलियन तक पहुंच गई। एंड इवन वी नो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर काम कर रहे होते हैं, दूसरी कंट्रीज में सेटल होते हैं, बट वो यहाँ पर काफ़ी प्रॉपर्टीज जो है वो खरीद के रखते हैं। थर्ड वन इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। वी ऑल नो कि यहाँ पर कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है जिससे जो ट्रांजैक्शन है प्रॉपर्टी के उनको ट्रैक किया जा सके। बहुत सारे जो ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैश में होते हैं, जिससे कि लोग उस पर टैक्स बचा सकें या जो ट्रू वैल्यू है उससे उन्हें कम पर भी वो प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो ये लूप होल्स हैं ये प्रॉपर्टी की डिमांड को बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी आपको काफ़ी सस्ते रेट में मिल जाती है। लेकिन वहीं अगर आप लोन से प्रॉपर्टी को फंड कर रहे हैं या फिर आपका जो बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको वो जो कुशन है वो नहीं मिलता। फोर्थ रीज़न है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। हमें पता है कि पिछले कुछ सालों में जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है एंड इसके कुछ और भी रीजंस हैं। जैसे अभी आप देखोगे तो ओवरऑल वॉर वगैरह चल रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़ गया है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनकी जो है वो रेट्स बढ़ गए हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि ऑयल प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो गई थी। तो इस वजह से जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो भी ऊपर चली गई है। तो चलिए अब आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे कि क्या जो रियल एस्टेट की डिमांड है वो बढ़ती रहेगी या फिर ये एक बबल है जो एक दिन बर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो हमें दिमाग में रखनी होगी, जिसमें सबसे पहला आता है पॉपुलेशन। चाइना की पॉपुलेशन जो है वो अब कम होती जा रही है, इसका रीज़न है 1 चाइल्ड पॉलिसी। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी भी पॉपुलेशन डिक्लाइन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो हमारी पॉपुलेशन है उसको कैटर करने के लिए जो हाउसिंग है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़ है, अगर आप देखोगे तो जो कॉस्ट है वो जो ऑफिस एरियाज़ के पास की जगह है वहाँ पर ज़्यादा हाई है एंड इसका रीज़न है क्योंकि कम्यूट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो हर इंसान ऑफिस के पास रहना चाहता है।
अगर इवन जब आप कहीं और कुछ कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या है, मेट्रो सिस्टम में कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि दूर से भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं। अब आप मुझे दिल्ली और मुंबई का एग्जांपल देंगे, बट अगर आप ओवरऑल देखोगे, बिकॉज देयर आर अदर सिटीज़ ऑल्सो, तो हर जगह कम्यूट उतना अच्छा नहीं है, बहुत टाइम लगता है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से लोग जो है वो ये प्रेफर करते हैं कि वो घर लें वो ऑफिस के पास हो, एंड इसीलिए उन जगह पे जो डिमांड है स्पेशली वो काफ़ी ज़्यादा होती है एंड कॉस्ट भी इस वजह से बढ़ जाती है। सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि इंडिया में रियल एस्टेट मार्केट अच्छा चल रहा है तो कोई भी अगर इन्वेस्ट करेगा तो उसे इसका फ़ायदा ही होगा, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो डिफाइन करती हैं ग्रोथ को, जैसे कि आपने कहाँ लिया है, एरिया क्या है, फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्ट क्या है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। नाउ टू समराइज, बहुत सारे लोग घर खरीद रहे हैं, फॉरेन मनी जो है वो इन्वेस्ट हो रहा है, लोग जो है वो लग्जरी हाउसिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं, चीज़ें पॉजिटिव लग रही हैं। लेकिन इसी के साथ कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे कि आगे आने वाले टाइम में कौन सी पॉलिसीज़ होती हैं, कौन से इम्प्लीमेंटेशन किए जाते हैं जो डायरेक्ट जो है वो रियल एस्टेट मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो हमें अभी पता नहीं है, उसकी वजह से वी डोंट नो कि फ्यूचर में क्या होगा। सो फॉर नाउ अभी के लिए चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, उनका सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इसमें सबसे पहला है कि हाउसिंग आज इतना महंगा हो गया है कि बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। आप खुद ही सोचिए, 1-1 करोड़ के घर बिक रहे हैं, कितने सारे लोग हैं जो इसको अफोर्ड कर पाएंगे। इसी के साथ जो रेंट है स्पेशली ऑफिस एरियाज में वो भी बढ़ गया है, जो लोगों के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़ है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो कुछ सिटीज़ तक ही लिमिटेड हो गई हैं, जिसकी वजह से एक डिसप्रपोर्शन देखने मिल रहा है कि एक जगह है वो बहुत सारे लोग हैं जो सिटी है उनको हैंडल नहीं कर पा रही है, एंड दूसरी तरफ टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाइफस्टाइल उतनी महंगी नहीं है लेकिन वहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिसकी वजह से लोग वहाँ रह नहीं सकते। नेक्स्ट चैलेंज है ब्यूरोक्रेसी, टैक्स और लीगल प्रोसेस। बहुत सारे ऐसा लैंड है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो लीगल डिस्प्यूट में फंसी हुई है, एंड बहुत टाइम लगता है इन सारे केसेस को रिजॉल्व होने में भी। तो फिलहाल के लिए रियल एस्टेट सेक्टर का जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है, एंड होपफुली आने वाले टाइम में भी ये ऐसा ही रहेगा। सो दिस वाज बेसिस माय अंडरस्टैंडिंग, जो मुझे लगा मैंने आपको बताया। आपको इस बारे में क्या लगता है वो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।